यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन एस के यहाँ पर ओपन टेस्ट नंबर यहाँ पर पहला है, ठीक है। ओपन टेस्ट नंबर 1 देखेंगे यहाँ से, और यहाँ पे जो सिलेबस रहता है इसका सिलेबस यहाँ पर जो पूरे सिलेबस पर आधारित यहाँ पर ये पेपर रहता है, राइट। तो 1 2 3 3 पेपर यहाँ पर इसके होते हैं, और जो भी यहाँ पर हुए हैं वो भी मैं आपको यहाँ से एक करके बीच बीच में कंप्लीट करूँगा, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन इसका पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सब देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है। और तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से अपने, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। और ओपन टेस्ट यहाँ पर ये पहला है, ठीक है, 1 नंबर है। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला है पार्लियामेंट सुधार भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संबंध में विचार करना है। पहली बात, केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद दोनों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की थी, ठीक है। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। दूसरा, इसने मुस्लिमों के लिए यहाँ पर पृथक निर्वाचन मंडल का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ये भी बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात है, प्रथम बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में किसी भारतीय को सदस्य यहाँ पर बनाया गया था, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तो तीनों बातें यहाँ से क्या करेक्ट है, पार्लियामेंट जो यहाँ पर एक था सुधार था उसको लेकर के, ठीक है। और जो आंसर हो जाएगा 1 2 3 डी यहाँ से इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था कब, मतलब किस योजना के बाद, जब किसके बाद किया गया था, तो बताना है आपको। तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह ये स्टार्ट किया गया था अगस्त प्रस्ताव के बाद, ठीक है। यहाँ पर अगस्त यहाँ पर जो प्रपोजल था उसके बाद यहाँ पर क्या किया गया था, स्थापित किया गया था या प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ से सेकंड का डी करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के अगस्त प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था। और यहाँ पर गांधी जी ने व्यक्तिगत स्तर पर एक समिति और थी जो सत्याग्रह प्रारंभ होने के लिए यहाँ पर निर्णय लिया था। इसमें इसके उद्देश्य जैसे कि यहाँ पर कुछ यहाँ पर इसका उद्देश्य था कि यहाँ पर यह दर्शाना था कि राष्ट्रवादी धैर्य कमजोर के कुछ कारण नहीं है, राइट। जैसे कि यहाँ पर व्यक्त रहना या व्यक्त करना कि भारतीय जो नाजीवाद है और भारत का शासन करने वाली संरचना के बीच कोई अंतर नहीं करना, राइट। और सरकार को कांग्रेस की जो मांग है उसको लेकर शांतिपूर्ण स्वीकार करने को लेकर एक अवसर देना। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। और गांधी जी ने स्वयं सत्याग्रही जो सत्याग्रही होते हैं उनका चयन किया था, और जिसमें 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे पहले सत्याग्रही भी बने थे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू, राइट। और तीसरे यहाँ पर सत्याग्रही गांधी के आश्रम में रहने वाले ब्रह्मदत्त थे, वो बने थे। 3 बातें याद रखनी है, तीनों सत्याग्रही, और यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसके बारे में देखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखते हैं इसको। इसमें बोले सामाजिक सुधार और यहाँ से वायसराय गवर्नर जनरल और उनके काल में पारित जो यहाँ पर है वो सब देखते हैं। पहली बात है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब, ये किसके टाइम पे पारित किया गया था, हो जाएगा पहले का यहाँ से। पहली बात यहाँ से जो स्टेटमेंट है इसका ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह है ये 1856 में कलकत्ता संस्कृत महाविद्यालय के प्रचार पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों के बाद हिंदू पुनर्विवाह था ये पारित हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में नहीं, तो गलत हो जाएगा। और यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी थे उस टाइम पे, ठीक है। आगे रहते हैं, अगला है बंगाल सती विनियम। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर दिसंबर 1829 में ब्रिटिश शासित भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बंटिंग की सती प्रथा के जो प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। तो ये बात सही है। अगला बात है सम्मति आयोग अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन। तीसरी बात भी यहाँ से क्या होगी, ये करेक्ट हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 बातें करेक्ट है, 2 और 3, क्योंकि यहाँ पर जो सम्मति आयोग अधिनियम है ये 1891 कितना 1891 में महिलाओं के विवाह के लिए 10 आयु से 10 वर्ष बढ़ाकर यहाँ पर 12 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया था। 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन भारत के गवर्नर जनरल थे, उनके कार्यकाल के दौरान अन्य भारतीय जो कुछ घटनाएं थी ये सब देखी गई थी, जैसे फैक्ट्री अधिनियम, ठीक है, सिविल सेवा पर सम्राट लोक सेवा को लेकर के यहाँ पर इसका वर्गीकरण, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। आगे आते क्वेश्चन नंबर 2 बातें करेक्ट है, तो बी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, विनोदिनी दासी द्वारा यहाँ पर रचित अमर कथा मेरी कहानी को बंगाली साहित्य और यहाँ पर रंगमंच के इतिहास में एक मील का पत्थर माना था। क्यों एक मील का पत्थर यहाँ पर मानते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर इसने महिलाओं द्वारा उनकी जो सामाजिक और यहाँ पर व्यावसायिक भूमिका है उसकी जो परिभाषित है वो करने वाली यहाँ पर चुनौती को उजागर किया था इसने, ठीक है। तो डी क्या होगा, चौथे का करेक्ट आंसर होगा। अमर यहाँ पर कथा विनोदिनी दासी की आत्मकथा वह 19वीं सदी में उत्तरार्ध में बंगाल के यहाँ पर पहली पेशेवर अभिनेत्रियों में से एक थी, ठीक है। बंगाल में
रचित यहाँ पर ये कृति रंगमंच क्षेत्र और महिला के जीवन के सामाजिक मानदंड उसके साथ यहाँ पर जो संघर्ष है और पुरुष प्रधान समाज उसमें पेशेवर रूप से आपस स्वयं को स्थापित करने के प्रयास कर रही थी और महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का प्रत्यक्ष अनुसंधान करती थी। और 19वीं सदी में बंगाल के व्यापक लैंगिक और सामाजिक मुद्दों को भी दर्शाया था इसने, ठीक है, जिसने यहाँ पर ये कला और समाज महिलाओं को लेकर भूमिका समझने में महत्वपूर्ण हो गई थी। तो यहाँ से आंसर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रिटिश भारत में भू राजस्व भुगतान की माहवारी प्रणाली के संबंध में विचार करना है। माहवारी प्रणाली को हार्ट मैकेंजी द्वारा प्रारंभ किया गया था। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, पहले सही है। 1882 में हार्ट मैकेंजी ने उत्तर पश्चिम प्रांत के लिए बनाया था और बाद में 1837 में लॉर्ड विलियम बंटिंग ने अधीन इसमें सुधार किए गए थे कुछ, ठीक है, पहली बात करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात है मूल्यांकन के पटकूट पद्धति इस प्रणाली से जुड़ी एक विशेषता थी। सेकेंड बात होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये गलत है क्योंकि यहाँ पर पटकूट जो पद्धति है खेत दर खेत ये भू राजस्व के मूल्यांकन की एक पद्धति को संदर्भित करती थी और यहाँ पर ये माहवारी प्रणाली की नहीं थी बल्कि यहाँ पर एक रैयत वाली प्रणाली की विशेषता होती है, ठीक है। रैयत वाली यहाँ पर जो थी ये प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत किसानों के साथ बंदोबस्त निर्धारित करता था, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सेकंड वाला गलत हो जाएगा। तीसरा, माहवारी प्रणाली के अंतर्गत भू राजस्व प्रणाली या भू राजस्व स्थायी रूप से निर्धारित किया जाता था। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर बंगाल के स्थायी जो बंदोबस्त है उसमें राजस्व के स्थायी रूप से तय किया जाता था, क्योंकि यहाँ पर इसके विपरीत माहवारी में भू राजस्व जो था वो स्थायी रूप से निर्धारित नहीं था, ठीक है। तो गलत हो जाएगा, सिर्फ वन बात करेक्ट है, एक यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, छठा नंबर है, प्रशासनिक सुविधा के लिए मौर्य साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रांतीय राजधानी नहीं थी इसकी? आंसर हो जाएगा छठे का करेक्ट आंसर ताम्रलिपि इसका सही आंसर होगा, राइट। ताम्रलिपि इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि ताम्रलिपि मौर्य समाज की 4 प्रांतीय राजधानियों में से एक नहीं थी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इनके प्रांत कौन कौन से प्रांत थे आपका, तक्षशिला, राइट, उज्जैन, स्वर्णगिरी और तोसली या कलिंग, राइट। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से ताम्रलिपि सी। और यहाँ पर यह वर्तमान में तामलुक पश्चिम बंगाल में स्थित एक प्रमुख पत्तन शहर था। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर है, विजयनगर स्थापत्य के संबंध में महानवमी डिब्बा का क्या अर्थ था, ये क्या इसका महत्व था? देखते हैं। देखो, विजयनगर जो यहाँ पर साम्राज्य में राजमहल का सबसे बड़ा प्रांगण होता था, ठीक है। इसमें यहाँ पर 2 प्रभावशाली मंच थे जिन्हें यहाँ पर समानता सभा और मंडप और महानवमी डिब्बा कहा जाता था। ये संपूर्ण परिसर में ऊंची दोहरी दीवारों से घिरा था जिनके बीच यहाँ पर एक सड़क निकलती थी। तो जो पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट बोल रहे ये इसका करेक्ट होगा। इसे धार्मिक बलियों के लिए निष्पादित किया जाता, ये भी बात करेक्ट है। इनका उपयोग सेना के परेड को देखने के लिए करते थे, ये भी बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीनों बातें इसके करेक्ट हैं, ठीक है। और यहाँ पर राजा इस मंच से सेना की जो परेड थी, युद्धाभ्यास, जल की क्रीड़ाएं, शाही पशुओं का प्रदर्शन और सबसे महत्वपूर्ण नवरात्रि उत्सव वो भी यहाँ पर देखा करते थे। इसमें तीनों बातें करेक्ट है, 7वें का आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे नवरात्रि उत्सव आई, देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे घुमा सकता है यूपीएससी क्वेश्चन घुमा सकता है कि जो विजयनगर स्थापत्य कला थी इसमें यहाँ पर बहुत सारे उत्सव को देखा गया, जैसे कि यहाँ पर बोलेगा आपको संगीत कार्यक्रम, पशु का प्रदर्शन, लेकिन यहाँ पर नवरात्रि उत्सव को यहाँ पर नहीं देखा गया था, ऐसे करके कुछ बताएगा। तो याद रखना है नवरात्रि उत्सव को भी देखा गया था, ठीक है। क्वेश्चन 8 यहाँ से इसमें बोले निम्नलिखित निर्देशों में से कौन से महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान राष्ट्र को दिए गए थे? आंसर हो जाएगा 8वें का करेक्ट आंसर। एक तो यहाँ से पहला क्या होगा, सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने के लिए खुले तौर पर कांग्रेस के प्रति निष्ठा घोषित करने को कहा गया था। ये बात गलत है क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को अभी यहाँ पर त्यागपत्र देने को नहीं कहा गया था, लेकिन वे उन्हें कांग्रेस के प्रति निष्ठा खुले रूप में घोषित करने को कहा गया था, इसलिए पहली बात गलत है। सेकेंड, सैनिकों से कहा गया था कि वो अपने पद न छोड़ें किंतु लोगों पर गोली चलाने से मना कर दें। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर सैनिकों ने भी यहाँ पर अपने पद को नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें अपने ही लोगों पर गोली चलाने का मना कर दिया था। सेकेंड बात सही है। तीसरा, रियासतों को जनता की संप्रभुता स्वीकार करने का निर्देश दिया गया था और रियासती की जनता को स्वयं को भारतीय राष्ट्र को अंग घोषित करने के लिए कहा गया था। तीसरी बात यहाँ से ये करेक्ट है। चौथा, किसानों को भू राजस्व न देने और रैयतों को किसी भी जमींदार को कोई कर न देने का निर्देश दिया गया था। चौथी बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर काश्तकार ने कहा था कि यहाँ पर कांग्रेस का मानना था कि जमीन उसी की है जो इस पर काम कर रहा है, ठीक है। इसी
यहाँ पर किसी और की नहीं। तो यहाँ पर जमींदारी प्रथा क्या प्रचलित थी, और यहाँ पर ये जमींदार किसान के साथ मिलकर चलते थे, और यहाँ पर अपनी आपसी सहमति के साथ यहाँ पर इसने राजस्व को दिया जाना था। और यहाँ पर यदि कोई जमींदार सरकार द्वारा खड़ा करता था या खड़ा करना चाहता था तो उससे यहाँ पर कोई कर नहीं देते थे। ठीक है, तो यहाँ बात गलत हो जाएगी। चौथी बात गलत है और यहाँ से पहली बात गलत थी, तो आंसर हो जाएगा 3 और 2 सही है। सी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा 8वें नंबर का। 8वें का सी करेक्ट है। आते क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के निम्नलिखित अमूर्त विरासत स्थल जो विरासत तत्व है उसके बारे में विचार करना है। देखते हैं पहली बात। पहला बोला है योग, कव्वाली, तीज उत्सव, कुंभ मेला, छठ पूजा। इनमें से कितने उत्सव, ये कितने यहाँ पर जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए गए हैं अक्टूबर 2025 तक। ठीक है, तो देखते हैं इसको। आंसर हो जाएगा 9वें का करेक्ट आंसर। यहाँ से ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वें का। एक तो आपको हो जाएगा यहाँ से, इसमें अक्टूबर 2025 तक पूछा है तो इसमें से दिवाली तो था ही नहीं। ठीक है, और छठ पूजा है ही नहीं, गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने कल कराया हुआ था। किस में कराया हुआ था कल मैंने क्वेश्चन कहीं कराया हुआ था बोला। ठीक है, शायद किसी पेपर में कराया था मैंने कल। तो यहाँ पे देखो, इसमें कव्वाली यहाँ पे यूनेस्को सूची में अक्टूबर 2025 तक शामिल नहीं है। राइट, और यहाँ पर तीज उत्सव भी इसमें शामिल नहीं है 25 तक। तीज और यहाँ पर कव्वाली, ये दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अक्टूबर तक शामिल नहीं था, तो जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये किस में से केवल, और क्या था और देख लेते हैं, और क्या शामिल इसमें नहीं था अक्टूबर तक में। इसमें से छठ एक महापर्व त्योहार जो यूनेस्को के प्रेस किए गए थे, ये भी शामिल नहीं किया गया। छठ पूजा भी 1 ऑफ 4 इसका आंसर होगा, सिर्फ योग और कुंभ है ना। 1 2 3 4 गलत, 2 3 5 गलत है। 2 3 5 बचा कौन सा, 1 और 4, 2 बातें से करेक्ट है। ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कल मैंने विजन के टेस्ट में कराया था ऐसा क्वेश्चन। निम्नलिखित पर विचार करना है। खेल व्यक्ति, सम्मानित खेल और उपलब्धियां। पहली बात यहाँ से, इसका पहला है, ये बोले मिताली क्रिकेट राज, ये बोले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी। पहली बात क्या होगी, पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका जो रहेगा पहली बात करेक्ट है यहाँ से। ठीक है, पहली बात उन्होंने सही बता रहे हैं। दूसरा, पुसरला बैडमिंटन, वेंकट सिंधु बैडमिंटन में विश्व चैंपियन बनने वाली पहली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है ना। ये भी बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है। तीसरा, दिव्या शतरंज देशमुख फाइट महिला विश्व कप खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, न्यूज़ में भी थी काफ़ी वाली। ठीक है, और कर्णम मुक्केबाजी जो मलेश्वरी हैं, ये क्या होगी, ये यहाँ हो जाएगा स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। ये बात गलत है, स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय यहाँ पर महिला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कर्णम मलेश्वरी एक यहाँ पर सेवानिवृत्त भारतीय भारोत्तोलक हैं। वह 2000 में ओलंपिक पदक जीतने वाली यहाँ पर पहली भारतीय महिला बनी थी। ठीक है, याद रखना, तो गलत हो जाएगा। 1 2 3 इसका करेक्ट होगा। सही यहाँ पर कितने, 3 बात सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों पर विचार करना है। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांति सम्मेलन का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार। तो इसने बोला कितने यहाँ पर अधिकारों को संविधान में युक्त निर्बंधन आधार पर सदाचार का उल्लेख किया गया है। आंसर हो जाएगा 11वें का करेक्ट आंसर। यहाँ से ये केवल इसमें से 2 होंगे। राइट, कौन कौन से, एक तो यहाँ सबका पहला हो जाएगा वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, और आपका इसके बाद हो जाएगा तीसरा, जो संगम या संघ बनाने के अधिकार होता है जो, ठीक है, संप्रभुता, अखंडता, लोक व्यवस्था या सदाचार के हित में निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। राइट, यहाँ से 1 और 3 स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा। राइट, दूसरी बात यहाँ से गलत है। राइट, शांतिपूर्ण संविधान का अधिकार यहाँ पर इसमें जो होगा, ये बात गलत हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा, 1 और 3 करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने। गोवा, पांडुचेरी, दमन दीव, इनमें से कितने भारत के अर्जित राज्य क्षेत्र होंगे। आंसर हो जाएगा 12वें का करेक्ट आंसर। यहाँ से ये सभी तीनों क्या है, ये भारत के अर्जित क्षेत्र। भारत एक यहाँ पर संप्रभु देश है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा मान तरीकों के अनुसार जो विदेशी क्षेत्र हैं इसमें अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर क्या है, अर्पण मतलब क्या, संधि, खरीद, उपहार, पट्टा, जन्म, संग्रह, सबके बाद जो अधिक्रमण है, ठीक है, उसमें ऐसा क्षेत्र जिस पर किसी मान्यता प्राप्त शासक का नियंत्रण न हो,
जिसका अधिक्रमण हो जाएगा, राइट। और विजयाधीनता शामिल होती है उसमें। उदाहरण के लिए जो भारत में दादरा नगर हवेली, गोवा, दमन दीव, पुडुचेरी जैसे कई विदेशी क्षेत्रों को अर्जित यहाँ पर किया गया था। सभी 3 करेक्ट होंगे। भारत ने 1961 में पुर्तगालियों से गोवा, दमन दीव जो क्षेत्र है उसमें यहाँ पर पुर्तगाली कार्रवाई के माध्यम से इसको अर्जित किया था। आंसर क्या हो जाएगा? 12 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन 13 है, नागरिकता के सिद्धांत के संबंध में विचार करना है। नागरिकता किसी देश की पूर्ण एवं समान सदस्यता प्रदान करती है। पहली बात, 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, भारत नागरिकता प्रदायगी के संबंध में धीरे धीरे जूस सोली जन्म के स्थान पर और नागरिकता से हटकर जूस सेंगुलिस ग्राम पर रक्त संबंध के आधार पर सिद्धांत की ओर बढ़ रहा है। सेकेंड बात भी करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें एकदम यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? सी आंसर सही है। क्वेश्चन 14 14 नंबर है, भारतीय संविधान की उद्देशिका की बंधित स्वतंत्रता के विचार के संबंध में कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट नहीं होगा ये हो जाएगा अभाव से मुक्ति उद्देशिका द्वारा परिकल्पित स्वतंत्रता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होगा। डी स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, ठीक है। मतलब यहाँ पे सही पूछे कि कौन सा सही नहीं है इसमें, तो डी यहाँ पर सही नहीं आंसर, राइट। क्योंकि यहाँ पर जो भारतीय संविधान है इसकी उद्देशिका विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और यहाँ पर धर्म की उपासना की स्वतंत्रता की गारंटी देती है। ये स्पष्ट रूप से यह भाव मुक्ति की गारंटी नहीं देता है, राइट है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। और ये यद्यपि यहाँ पर अभाव मुक्ति का सिद्धांत भारतीय संविधान द्वारा परिकल्पित कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए केंद्रित होगा। ये मुख्यतः राज्य के नीति तत्व DPSP में व्यक्त होता है और बाद में ये न्यायपालिका द्वारा मूल अधिकारों में समाहित किया गया था, लेकिन उद्देशिका में अभाव मुक्ति की गारंटी स्वतंत्रता के रूप में उल्लेखित नहीं है। तो 1 2 3 सही है, जो डी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में विचार करना है। ये सभी मामलों में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के अधीक्षण में काम करता है। पहली बात, 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहली बात सही है। पहली बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर ये सभी मामलों में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो पर अधीक्षण पर काम करता है ना, बोल रहा है, तो इसका अधिकार सिर्फ CBI जांच के दायरे में सभी मामलों तक नहीं सीमित होगा, तो गलत होगा यहाँ से ये, राइट। और धन शोधन निवारण PMLA उसके जैसे कानून को लेकर के यहाँ पर अन्य एजेंसी अधिकार में क्षेत्र में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से सेकेंड बात भी गलत हो जाएगी इसकी, क्योंकि बोला यह धन शोधन निवारण 2002 के तहत मामलों पर संज्ञान लेगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर धन शोधन निवारण जो अधिनियम है जैसे कानून के तहत यहाँ पर इसके प्रवर्तन जैसे जो निदेशालय है इसकी विशेष क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो यहाँ से ये बात भी गलत होगी। तीसरी बात है, ये विसल बोलर्स के शिकायत प्राप्त करने और यहाँ पर उत्पीड़न के संरक्षण देने के लिए यहाँ पर सक्षम प्राधिकरण होगा। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये विस लोबोवर्स जो है इसके संरक्षण में CBC जनहित जो प्रकटीकरण होते हैं उसमें मुखबिर संरक्षण संकल्प 2004 के तहत यहाँ पर इसमें शिकायतें प्राप्त करने के लिए करके एक एजेंसी होगी। तो ये बात इसकी करेक्ट है। पहली दूसरी बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा? सही पूछा है तो 3। क्वेश्चन नंबर 16, भारत सरकार के निम्नलिखित विभागों के कौन से यहाँ पर वित्त आयोग की सिफारिश में कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा? आंसर हो जाएगा 16 का करेक्ट आंसर व्यय विभाग यहाँ से इसका सही आंसर है। 16 का व्यय विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, यह उसके अंतर्गत आता है। और व्यय विभाग कर में जो यहाँ पर केंद्र सरकार है उसके सार्वजनिक वित्तीय प्रबंध प्रणाली का पर्यवेक्षण करने वाला एक नोडल विभाग होगा। ये राज्य वित्त से जुड़े मामलों को भी देखेगा। ये वित्त आयोग का और केंद्रीय जो वेतन आयोग है उसकी सिफारिशें और कार्यान्वयन को लेकर के निगरानी करेगा। आंसर यहाँ से 16 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित पर विचार करना है। विश्वास मत के दौरान पहले सत्तारूढ़ दल सी को समर्थन देने की घोषणा करने वाले 2 निर्दलीय दल सांसदों ने इस दल के खिलाफ मतदान किया था, जिसके परिणामस्वरूप सरकार गिर गई थी, ठीक है। तो पहली बात क्या होगी? 17 का आंसर जो पहली बात बोला है ये बात गलत है, क्योंकि मतदान करना जिसका उन्होंने मतलब इस मामले में निर्दलीय सांसदों के द्वारा जिस दल के विरुद्ध मतदान किया था जिसका उन्होंने पहले समर्थन करने की घोषणा की थी, ये किसी दल में शामिल हुए बिना निर्भरता के कारण नहीं बनता है, तो ये बात गलत हो गई। राज्यसभा के लिए एक नाम निर्देशन सांसद नाम निर्देशन 6 माह के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 10वीं सूची में जो अनुसार यहाँ पर नाम निर्देशित सांसद नाम निर्देशन के 6 माह के भीतर निर्भरता किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है। यदि वह नाम निर्देशित 6 माह के बाद राजनीतिक दल में शामिल होता तो इसे निर्भर घोषित कर दिया जाता है। सेकेंड बात सही है। दल एक्स है जो सत्ता में है और जो एक निर्वाचित सांसद अपनी सीट से त्यागपत्र दिए बिना विपक्षी दल वाई में शामिल हो जाता है। तीसरी बात
तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। यदि कोई भी निर्वाचित सांसद औपचारिक रूप से इस्तीफा दिए बिना स्वेच्छा से अपने पद की सदस्यता त्याग देता है तो उसे जो इसके तहत यहाँ पर निर्हर घोषित कर दिया जाता है और किसी निर्वाचित सांसद द्वारा अन्य दल में शामिल होना मूल सदस्यता को लेकर के स्वेच्छा से त्याग माना जाता है। तो ये बात करेक्ट है। 2 और 3 बात सही है, पहली बात इसकी गलत थी। आंसर हो जाएगा 17 का बी बात करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में संसदीय प्रक्रियाओं के संबंध में विचार करना है। प्रत्येक संकल्प अनिवार्यता एक प्रस्ताव होता है, किंतु प्रत्येक प्रस्ताव अनिवार्य रूप से एक संकल्प नहीं होता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सभी संकल्प प्रस्ताव होते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें सदन में औपचारिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं, किंतु यहाँ पर सभी प्रस्ताव संकल्प नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए किसी विधेयक पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव संकल्प नहीं होता है। एक संकल्प मतदान इस पर करना होता है और औपचारिक रूप से उसकी स्वीकृति आवश्यक होती है। पहली बात सही है। सेकेंड बात है, गैर सरकारी सदस्य भी संसद के दोनों सदनों में संकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मंत्री और गैर सरकारी सदस्य दोनों ही संकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं। एक गैर सरकारी सदस्य अर्थात कोई भी सांसद जो मंत्री नहीं है वो संकल्प प्रस्तुत कर सकता है। इसके लिए पर एक विशिष्ट दिन समान तौर पर शुक्रवार का दिन यहाँ पर आरक्षित होता है। गैर सरकारी सदस्य लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? दोनों बातें करेक्ट है। 18 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर है, भारत के मान्यवादी के संबंध में विचार करना है। भारत का मान्यवादी एक सांविधिक पद होता है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत का मान्यवादी एक पद सांविधिक पद सांविधिक पद इसमें बोला है एक पद सांविधिक पद है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इस पद का सृजन किया गया। इसके प्रकार के यहाँ पर भारत निर्वाचन आयोग भी अनुच्छेद 324 अर्थात एक संवैधानिक निकाय होगा, अर्थात दोनों यहाँ पर संवैधानिक पद सांविधिक नहीं होते हैं। ठीक है, सांविधिक नहीं है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि संवैधानिक पद है न कि सांविधिक। सेकेंड बात है, मान्यवादी को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए अर्हित होना चाहिए, है ना, क्वालिफाइड होना चाहिए। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगा, आर्टिकल 76(1) के आंसर। तीसरी बात है, संविधान द्वारा मान्यवादी का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि संविधान द्वारा मान्यवादी कार्यकाल को निर्धारित नहीं किया गया। ये बात गलत होगी और यहाँ पर ये मान्यवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है। तो सिर्फ यहाँ पर दूसरा करेक्ट है। आंसर हो जाएगा 19 का एक बात इसकी करेक्ट है। यहाँ से 20वां नंबर क्वेश्चन है, इस समिति की उत्पत्ति मॉन्टेग्यू चंद्रपुर सुधारों से हुई थी। इसके कार्यों का विवरण लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 308 में दिए गए थे। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। ये जो समिति होती है केवल तकनीकी अनियमितताओं का पता लगाने के लिए कानूनी और औपचारिक दृष्टिकोण से ही लोक व्यय की जांच नहीं करती। इसके यहाँ पर साथ साथ अपव्यय, हानि, भ्रष्टाचार, फिजूलखर्ची, अकुशलता और जो निरर्थक व्यय होते हैं उसके मामलों को उजागर करने के लिए मितव्ययिता, विवेक, बुद्धिमत्ता, औचित्य यहाँ पर दृष्टिकोण की भी यहाँ पर जांच करती है। ये परिच्छेद यहाँ पर किसका वर्णन कर रहा है? आंसर जाएगा, ये परिच्छेद जो है काफ़ी बड़ा है ना, और ये बात कर रहा है किसकी? ये बात कर रहे हैं लोक लेखा समिति की बात कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 21 में आते हैं, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रिक वाहनों पर विचार करना है। बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन और प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन। तो इन्हें बोला इन्हें कितने शून्य उत्सर्जक वाहन माना जाता है? किनको यहाँ पर इनमें से शून्य उत्सर्जक वाहन माना जाता है? पहले आपको पता होना चाहिए शून्य उत्सर्जक वाहन होते क्या है। देखो, शून्य उत्सर्जक वाहन ZEV मतलब जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये एक ऐसा वाहन है, जीरो इमिशन व्हीकल है ना। एक ऐसा वाहन होता है जो यहाँ पर ऑन बोर्ड पावर स्रोत से निकलने वाली गैसों या अन्य प्रदूषण का उत्सर्जन नहीं करता है, उन्हें यहाँ पर बोलते हैं शून्य उत्सर्जक वाहन। तो यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा ये करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर प्लग इन जो हाइब्रिड वाला है ये इलेक्ट्रिक वाहन एक आंतरिक दहन इंजन के संयोजन को लेकर के इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित होता है। ठीक है, बैटरी को इलेक्ट्रिक ग्रिड, आंतरिक दहन इंजन और पुनर्योजी ब्रेकिंग से डिस्चार्ज किया जाता है। तो ये बात क्या हो जाएगी? ये गलत हो जाएगी, राइट, क्योंकि यहाँ पर इसमें आंतरिक इंजन से उत्सर्जन होता है, तो गलत हो जाएगा। 1 2 करेक्ट है, सी यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, लिथियम आयन बैटरी के संबंध में विचार करना है। ग्रेफाइट का उपयोग आमतौर पर लिथियम आयन बैटरियों के लिए कैथोड सामग्री के रूप में करते हैं। पहली बात, 22वीं का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? 22वीं का पहला स्टेटमेंट यहाँ से बात इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर कैथोड से लिथियम और अन्य खनिजों कोबाल्ट, लोहा, मैग्नीज या निकल
अलग करके या अलग अलग मात्रा में हो सकती है तथा यहाँ पर एनोड में समान तौर पर किसी प्रकार के कार्बन ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। इस वजह से पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है कैडमियम लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण सामग्री होगी। सेकेंड बात क्या है, सेकेंड बात भी इसकी गलत है क्योंकि यहाँ पर लिथियम और कोबाल्ट लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली दो महत्वपूर्ण सामग्री है। इन खनिजों का निर्बाध प्रवाह बैटरी के सुचारू उत्पादन के वितरण प्रक्रिया और उसके महत्वपूर्ण विषाक्त सीमा को लेकर के कैडमियम का उपयोग नहीं करते, तो गलत हो जाएगा। निकेल कैडमियम एनाइड CD बैटरियों की तुलना में लिथियम आयन बैटरियों की जो उत्सर्जन दर होती है उत्सर्जन दर कम होती है। तीसरी बात यहाँ से ये करेक्ट है, 1 और 2 गलत है। पूछा क्या है कौन सा सही है, केवल 3, ये बात करेक्ट है। क्वेश्चन आगे आते हैं 23। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2। इसमें बोला है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप वेब सूर्य की परिकल्पना पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर से लेग्रेंज पॉइंट 2 पर करता है। पहली बात 23 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही है। दूसरी बात है, दूसरा बोला है कि लेग्रेंज यहाँ पर 2 जो है L2 एक यहाँ पर स्वाभाविक रूप से स्थिर बिंदु है जो यहाँ पर वेब पृथ्वी के साथ साथ अपनी आसानी से संचार करने में सक्षम बनाता है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत बता रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर L1 L2 पॉइंट लगभग 23 दिनों के समय का मान अस्थिर रहते हैं। इसमें यहाँ पर इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इस स्थानों में परिक्रमण करने वाले जो उपग्रह होते हैं इसको नियमित रूप से अपने मार्ग ऊंचाई में सुधार करना पड़ता है। और L2 पॉइंट सूर्य में देखे जाने वाले पृथ्वी के ठीक पीछे 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित होता है, तो ये बात गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, 24 का आंसर 23 है, हाँ 23 का आंसर एक बात इसकी करेक्ट है, कथन 1 सी यहाँ से सही आंसर है। 24 है स्टेम कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। सभी प्रकार के वयस्क स्टेम कोशिकाओं में शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं का विकसित होने में क्षमता होती है, होने की क्षमता होती है। पहली बात 24 का पहला गलत है क्योंकि यहाँ पर स्टेम कोशिका में कोशिका होती है जिनमें शरीर की कई विभिन्न जो प्रकार की कोशिका विकसित होने की क्षमता होती है। और वयस्क स्टेम कोशिका 2 प्रकार की होती है। तो पहला प्रकार यहाँ पर पूर्ण विकसित ऊतक जिसमें यहाँ पर मस्तिष्क, त्वचा और अस्थिमज्जा से प्राप्त होता है, और इन ऊतकों में स्टेम कोशिकाओं की संख्या बहुत कम पाई जाती है, तो मतलब केवल कुछ ही विशिष्ट प्रकार कोशिकाओं की ही बना सकती है, तो यहाँ से पहली बात इसकी गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है स्टेम कोशिकाओं में अविवेशीकृत कोशिकाएं होती हैं जो शरीर में विशिष्ट कार्य नहीं कर सकती हैं। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ये कोशिकाएं अविवेशीकृत होती है और शरीर में विशिष्ट कार्य नहीं कर सकती है, सही बात है। स्टेम कोशिका चिकित्सा का नियमित रूप से उपयोग पार्किंसन रोग और मधुमेह जैसे विभिन्न रोगों के उपचार में करते हैं। तीसरी बात यहाँ से गलत क्योंकि यहाँ पर स्टेम कोशिका में चिकित्सा के सभी रोगों के लिए रामबाण बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इस समय रक्त कैंसर और विभिन्न जो रक्त के विकार रोग हैं उपचारों के लिए यहाँ पर अस्थिमज्जा या गर्भनाल में रक्त से जो कुछ निर्माण है उसको लेकर के यहाँ पर इसमें तक ही नियमित रूप से उपयोग कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, पहला तो गलत हो जाएगा है ना, दूसरा यहाँ से सही है, तीसरा भी गलत है, तो सिर्फ दूसरी बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। सही पूछा तो एक स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 है अंतरिक्ष दायित्व अभिसमय के बारे में विचार करना है। यह मुख्यतः अंतरिक्ष पिंडों द्वारा अन्य पर अंतरिक्ष पर संपत्ति होने वाली क्षति तथा पृथ्वी पर गिरने वाले पिंडों जैसे होने वाली क्षति से संबंधित होगा। पहली बात यहाँ से 25 का करेक्ट है, पहली बात सही है। दूसरी बात है भारत अंतरिक्ष दायित्व अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, ये बात गलत है, हस्ताक्षरकर्ता है इसका, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। आंसर 25 का 26 नंबर है। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा जिगबी और वाईफाई उपकरणों के अंतर के बीच सर्वोत्तम वर्णन करता है। आंसर जाएगा 26 का करेक्ट आंसर बी। जिगबी और वाईफाई दो तकनीकें जिसके माध्यम से उपकरण बिना तारों के एक दूसरे के संचार कर सकते हैं, और वाईफाई पर फोन, कंप्यूटर और टैबलेट के उपकरण को यहाँ पर इंटरनेट जोड़ने के लिए किया जाता है। ये लंबी दूरी तक यहाँ पर कार्य करती है और बड़ी मात्रा में सूचना तेजी से भेज सकती है। अधिकांशतः घरों में, कार्यालय और वाईफाई में यहाँ पर इसका उपयोग करते हैं। जिगबी यहाँ पर क्या हो रहा है, छोटे उपकरण के लिए यहाँ पर बनाया जाता है और जिससे ज़्यादा सूचना भेजने की आवश्यकता नहीं होती है। ये वाईफाई की तुलना में कम विद्युत खपत करता है और जिगबी का उपयोग प्रायः स्मार्ट होम उपकरण जैसे लाइट, बल्ब, दरवाजे, सेंसर, ताले वाले है ना, थर्मो जो स्टेट है उसमें प्रयोग कर सकते हैं। जिगबी और वाईफाई में अंतर होता है, जैसे कि जिगबी होता है ये समर्थित आवृत्ति रेंज विश्व भर में अधिकतर 2.4 गीगाहर्ट्ज, जिसका अर्थ होता है कि 2.4 गीगाहर्ट्ज जो हर समय समर्थित नहीं होती है।
ये ब्लूटूथ की तुलना में अधिक दूरी तक तय करती है, ये भी याद रखना है। और जिग्बी में 16 RF चैनल होते हैं, जिसके जिग्बी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि यहाँ पर ये आवृत्ति रेंज विश्व भर में अधिकतम 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है, मैंने बताया आपको। इसमें कुल 16 RF चैनल होते हैं, ठीक है, ये भी बात मैंने बताई आपको। जिग्बी की रेडियो सिग्नल रेंज 10 से 100 मीटर तक होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और जिग्बी में 65,000 से अधिक सेल नोड्स हो सकते हैं, याद रखना है सब बातें। तो आंसर क्या होगा? 20 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से 26 का जो आंसर हो जाएगा इसका बी बात करेक्ट है। नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस टेक्नोलॉजी का। क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 बोले अति चालकता के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये कुछ पदार्थों का वह गुण है जिसके अंतर्गत विक्रांतिक तापमान से कम तापमान तक ठंडा करने को लेकर बिना ऊर्जा हानि के विद्युत का संचालन करते हैं। पहली बात, 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। दूसरा, इस गुण की खोज सर्वप्रथम स्वर्ण में की गई थी। इस गुण की खोज सर्वप्रथम स्वर्ण में की गई थी। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर उच्च डच भौतिकी विज्ञानी थे, उन्होंने हेग कैमरिल ओनेस द्वारा पहली बार 1911 में अति चालकता की खोज की थी, जब पारे के गुणों का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने पाया कि -268 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ठंडा करने पर इसका विद्युत प्रतिरोध समाप्त हो जाता है। तो ये बात सेकंड वाली गलत होगी। तीसरा है, अति चालकता चुंबकों का उपयोग चुंबकीय अनुनादी इमेजिंग MRI में करते हैं। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से क्या सही होनी चाहिए? हाँ ठीक है, तीसरी बात सही होगी। तो 1 और 3 क्या होगा? करेक्ट होगा। आंसर क्या होगा? बी करेक्ट है, 2 बातें। 28 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। क्षेत्र और देश, और यहाँ पर मिशन बोल रहा है इसका। क्षेत्र, देश और मिशन। पहली बात, संयुक्त राज्य अमेरिका ये मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर, पहली बात क्या होगी? और मार्स ओडिसी, पहली बात क्या है? पहली बात यहाँ से 28 है इसका। 28 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होना चाहिए। पहली बात इसकी यहाँ से सही है, आप सही बोले। दूसरा, चीन तियानवेन फर्स्ट, ये मैंने आपको कराया था पहले क्वेश्चन। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से भी करेक्ट है, ठीक है। तीसरा, यूरोप होप, है ना। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी अपने मार्स जो एक्सप्रेस है मिशन, उसकी 20वीं वर्षगांठ मना रहा है, राइट। तो यहाँ से ये बात गलत हो जाएगा। होप इसका नहीं होगा। आगे आते हैं, जो अमीरात है मिशन होप इसको होगा संयुक्त अरब अमीरात ना, उसमें होगा होप, यहाँ पे इसमें नहीं होगा। संयुक्त अरब अमीरात मार्स एक्सप्रेस, चौथी बात भी यहाँ से क्या होगी? ये गलत है ख्याल से, हाँ चौथी भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो इसमें बोला है संयुक्त अरब अमीरात में मार्स एक्सप्रेस, तो मार्स एक्सप्रेस इसका नहीं होगा। मार्स एक्सप्रेस होगा किसका? ESA का, यूरोपीय स्पेस एजेंसी। देखो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा और इसका आंसर ये होगा, ऐसे मान सकते हो, ठीक है। तो दोनों गलत है। 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से कितने से? 2। 28 हो गया। 29 नंबर देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति के अध्यादेश संबंध में शक्तियों के संबंध में विचार करना है। अध्यादेश केवल तभी जारी किया जा सकता है जब संसद का सत्र सदन में हो। पहली बात क्या होगा? 29 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर अध्यादेश तब भी जारी कर सकते हैं जब केवल संसद का सदस्य एक सत्र चल रहा हो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना होता है, ना कि केवल एक सदन द्वारा। तो यहाँ से पहली बात गलत हो जाएगी। सेकंड बात है, यदि कोई अध्यादेश संसद के समक्ष प्रस्तुत किए बिना समाप्त हो जाता है तो इसे समाप्त होने से पहले के तहत इसमें किए गए कार्य वैध रहेंगे। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, जब किसी अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए कोई विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो लोकसभा के नियमों के अनुसार अध्यादेश प्रख्यापित करने को लेकर के कारणों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 2 और 3 बात 29 का सही है, तो बी बात सही है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा प्रत्यक्ष और प्रतिनिधि लोकतंत्र के मध्य अंतर को सर्वोत्तम रूप से बताता है? आंसर हो जाएगा 30 का करेक्ट आंसर सी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र नागरिकों की स्वयं कानूनी जो कानून बनाने को अनुमति देता है, जबकि यहाँ पर प्रतिनिधि लोकतंत्र निर्वाचन की जो पदाधिकारी होते हैं उसके माध्यम से संचालित होता है। 30 का आंसर सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 है, 2025 में अफगानिस्तान के साथ यहाँ पर भारत की हालिया राजनीतिक जो भागीदारी उसके संबंध में विचार करना है। भारत ने काबुल में अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास के रूप में उन्नत किया था। पहली बात क्या होगी? 31 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। भारत ने या भारत मास्को फॉर्मेट
कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान में भागीदार होगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है भी, दोनों बातें यहाँ से सही है। आंसर 31 का सी करेक्ट हो जाएगा। 32 है, हाल के दिनों में भारत के रणनीतिक समुद्री सहयोग के संबंध में विचार करना है। हाल ही में ईरान के चबहार बंदरगाह पर भारत के परिचालन को 6 माह की अवधि के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिबंधों को छूट दी गई है। पहली बात 32 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। भारत के नॉर्वे के साथ सधाड़ी पोत परिवहन और आर्कटिक संशोधन पर केंद्रित हरित समुद्री सहयोग में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। भारत चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुख्य यहाँ पर पोत परिवहन गठन को लेकर के भागीदार के रूप में शामिल हो गया। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर भारत निरंतर और औपचारिक रूप से आरबीआई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और उसके समुद्री घटक का यहाँ पर विरोध करता है, और इसका मुख्य कारण कि जो बीआरआई है उसके हिस्से के रूप में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को लेकर के भारत की संप्रभुता संबंधी चिंताएं होंगी, ठीक है, जिस पर भारत का दावा होता है। तो यहाँ से तीसरी बात गलत होगी, 1 2 करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा 32 का। दो बातें इसकी सही है बी। 33 नंबर है, 33 नंबर क्वेश्चन। 33 लानिना वाले वर्षों के दौरान भारत में प्राय शीत ऋतु में अधिक वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जो घटना है परिघटना इसकी सर्वोत्तम वर्णन की व्याख्या कर रही है? आंसर हो जाएगा 33 का यू उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट प्रवाह के प्रबल होने से उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ बढ़ जाते हैं। ये यहाँ से 33 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने। कथन 1, कथन 2, रासायनिक अपक्षय आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक प्रबल होते हैं। पहली बात 34 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। दूसरा, उच्च तापमान और प्रचुर वर्षा रासायनिक अभिक्रियाओं को तीव्र कर देती है। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि प्रचुर वर्षा लगातार भारी वर्षा जल अपघटन जिसमें यहाँ पर जल खनिज के साथ यहाँ पर अभिक्रिया करती है और यहाँ पर कार्बनिक कण को लेकर जैसे अपक्षय प्रक्रियाओं के वास्तविक वजन प्रदान करती है। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। 35 है, यदि आप जुलाई से अक्टूबर के बीच उत्तर भारत की यात्रा कर रहे हैं तो आपको खेतों में निम्नलिखित में से किस फसल समूह की फसलों की दिखाई देखने को मिलती है? दिखाई की संभावना मतलब दिखाई देने की संभावना होती है। आंसर हो जाएगा 35 का यहाँ पर चावल, मक्का, ज्वार और कपास, राइट। सी यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो खरीफ की फसल होती है कब तक बोते हैं हम लोग? खरीफ की फसल होती है ये जो वर्षा ऋतु है और जुलाई से अक्टूबर तक बोते हैं। रबी की शीत ऋतु में अक्टूबर से मार्च तक। जायद की गर्मी में होती है मार्च से जून तक, जिसमें से जायद वाले में पानी की मात्रा जो होती है ज़्यादा होती है फसलों में, जैसे खीरा, ककड़ी है ना, और वाटरमेलन हो गया है ना, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। तो 35 का सी करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर है, निम्नलिखित में से विचार करना है इस पर, देखते हैं। महासागरीय धारा, महासागर क्षेत्र और प्रकृति। पहली बात क्या है? पहला बोला है इसे, पहला है 36 में गल्फ स्ट्रीम आपको हो जाएगा ऐसे हिंद महासागर और गर्म, है ना। तो पहली बात यहाँ से गलत है इसकी, क्योंकि यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम एक गर्म और तेज अटलांटिक महासागरीय धारा है, ठीक है, हिंद महासागर धारा नहीं है। कनारी धारा, सेकेंड बात है, कनारी धारा यहाँ पर पवन चलित ठंडी धारा होगी, राइट, यहाँ पर गर्म नहीं है, ये भी बात यहाँ से गलत है। तीसरी बात है कुरेशियो धारा, उत्तर प्रशांत धारा ठंडी, तो ये बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक गर्म धारा होगी। तीनों बातें गलत है। पूछा कितने यहाँ पर सही है, कोई यहाँ पर सही नहीं है। 37 है, निम्नलिखित देशों पर विचार करना है। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, नीदरलैंड, स्लोवानिया, इनमें से कितने देशों में अल्पस पर्वतमाला विस्तारित होगी? अल्पस पर्वतमाला किसमें से विस्तारित है इसमें? आंसर हो जाएगा 37 का बी, केवल 4 में, ठीक है। कौन कौन सा? एक तो यहाँ से अल्पस पर्वतमाला फ्रांस, नोट कर लो, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी। फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड इसमें नहीं है, और ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया इसमें है। ऑस्ट्रिया होगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ठीक है। क्रोएशिया इसमें नहीं दे रखा है, लेकिन क्रोएशिया होगा, और हर्जेगोविना, मार्टेगिनो, सर्बिया और अल्बानिया। बाकी आप नोट कर लोगे, तो यहाँ पे 4 जो हैं ये होंगे सिर्फ, इसके अलावा 4 हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन 38 में। देश और यहाँ पर इसके संसाधन समर्थपूर्वक है, कौन कौन से होंगे? पहली बात है, पहला है ऑस्ट्रेलिया लो एस्क। पहली बात क्या है? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है।
दूसरा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य कोबाल्ट, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा दक्षिण अफ्रीका प्लेटिनम, दक्षिण अफ्रीका विश्व में प्लेटिनम समूह को लेकर के सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तो तीनों बातें यहाँ से सही हो जाएंगी। आंसर क्या होगा 38 का सी सही है। 39 39 नंबर, निम्नलिखित पर विचार करना है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, हरियाणा, इनमें से कितने समानता कॉफी उत्पादक यहाँ पर राज्य माने जाते हैं? कॉफी उत्पादक जो राज्य माने जाते हैं इसमें से आंसर हो जाएगा केवल इसमें 3 होंगे। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये पारंपरिक जो यहाँ पर कॉफी के उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके बाद यहाँ पर पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के यहाँ पर जो गैर पारंपरिक कॉफी क्षेत्रों में उगाई जाती है इसमें। और तीसरा यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, इन सब में यहाँ पर भी देखी जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो बोला है हरियाणा, तो हरियाणा इसमें नहीं होगा। 3 बातें इसकी करेक्ट है। 39 का आंसर सी। 40 नंबर है, नदी सोपानों के संबंध में विचार करना है। ये पुनर्यौवन के कारण निर्मित पुराने बाढ़ग्रस्त मैदानों को दर्शाते हैं। पहली बात 40 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड बात है, युग्मित सोपान तब बनते हैं जब नदी के दोनों किनारों पर समान उत्थान होता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी सही है। तीसरा, अयुग्मित सोपान विभेदी अपरदन अथवा विवर्तनीकर गतिविधि के संकेत देते हैं। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें एकदम करेक्ट है। 40 का आंसर डी यहाँ से सही हो जाएगा। 41 है, प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना के बारे में विचार करना है। 2025-26 में क्या इसके बजट में घोषणा की गई थी? पहला बोला उच्च उपज वाले बीजों को छूट दी गई थी इसमें। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट एकदम सही बात है। दूसरी बात यहाँ से दूसरा बोला है ट्रैक्टर खरीदने को लेकर ऋण भी दिया जाएगा। ये भी बात यहाँ पे क्या होगी? ये भी बात यहाँ पर इस योजना में बताई गई थी बजट में। ठीक है, सही है। तीसरा, शीत भंडार गृह का निःशुल्क और कम लागत पर उपयोग करना, जैसे कि इसमें लोग अपनी फसल रख पाएंगे, है ना, ये भी सही था। चौथी बात है, खरीदारों और प्रत्यक्ष रूप से बिक्री हेतु करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क पहुंच। चारों बातें इसकी करेक्ट है। ये सब यहाँ पर बजट 2025-26 में बताई गई थी बात। और जो 26-27 बजट आने वाला है अभी 3 दिन बाद, वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, उसमें कुछ बातें होंगी तो अभी हम लोग करेंगे यहाँ से, राइट। तो आंसर यहाँ से डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना। वहाँ पे देखो एक क्वेश्चन और बोल सकता था कि यहाँ पर ये बजट 2026-27 में बात बताई गई है, जो भी बजट आने वाला है उसकी बात बोल देगा, जबकि यहाँ पर 25-26 की बात है वो। ठीक है, याद करना है। भारत में तिलहन की खेती के अंतर्गत शामिल क्षेत्रफल दलहन की खेती के अंतर्गत शामिल क्षेत्रफल से अधिक होता है ना। ये कितना अधिक है? अधिक होता है बोल रहा है। तो पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से 42 का स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। दूसरी बात है, भारत विश्व में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी करेक्ट है। ठीक है। तीसरी बात है, भारत में बागवानी देश के कृषि सकल मूलवर्धन जीवीए में 1/4 अधिक हिस्सा योगदान देती है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से भी करेक्ट। तीनों बातें सही है। आंसर 42 का 1 2 3 सी। 43 नंबर है, भारत में अपनाई गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में विचार करना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में पहली बात यहाँ पर है, न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि। दूसरा बोला है खरीद में संबंधी आकस्मिक जो व्यय में कमी, केंद्रीय निर्गम मूल्य में वृद्धि। तो इसमें बोला कितने घटक परिणामस्वरूप खाद्यान्न में आर्थिक लागत की वृद्धि होगी। आंसर हो जाएगा 43 का। पहली बात यहाँ से क्या होगी? ये पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसमें देखिए, जैसे कि मैं बता सकता हूँ इसमें कि जो न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है उसमें वृद्धि। ठीक है, वृद्धि से क्या होगा? अनाज की जो शेष लागत है उससे प्रत्यक्ष रूप से बढ़ जाएगी, जिससे यहाँ पर आर्थिक लागत बढ़ जाती है, राइट। और खरीद संबंधी जो आकस्मिक व्यय में कमी, इसमें यहाँ पर जो खरीद समय इसमें कमी नहीं होनी चाहिए, इसमें यहाँ पर वृद्धि होनी चाहिए। केंद्रीय निर्गम मूल्य में कमी होना चाहिए। ठीक है, उचित मूल्य दुकानों पर लेकर खाद्यान्नों की कमी को लेकर के कीमतों को लेकर वृद्धि करना। ठीक है, इसमें वृद्धि करना नहीं शामिल होगा। इसमें क्या होगा? इसमें कमी करना शामिल होगा। तो तीनों बातें गलत हैं, सिर्फ पहली बात इसकी यहाँ से करेक्ट होगी, एक, राइट। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 44, जीएसटी सुधार 2.0 के बारे में विचार करना है। समूह बीमा पॉलिसी, पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसे जो मद है इसमें 0% बता रहा है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। 0% इस पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसमें अभी जो जीएसटी 18% से घटाकर 0 कर देगा इसमें, राइट। तो लेकर के जो बीमा समूह है, जीवन बीमा समूह पॉलिसी पर 18% जीएसटी से कर लगता रहेगा, राइट। जीवन बीमा पॉलिसी पर सभी व्यक्ति, जीवन बीमा व्यक्ति पर, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर जिसमें पुनर्बीमा शामिल है,
और जीएसटी पर 18% से घटाकर शून्य कर दिया गया। हालांकि नियोक्ता द्वारा प्रोजी समूह का स्वास्थ्य बीमा, अच्छा यहाँ से बोल रहा है कि समूह बीमा पॉलिसियाँ हैं, इसमें क्या कर दिया गया है 0% है ना, तो 0% यहाँ पे इसमें नहीं किया गया है। लेकिन सभी व्यक्तियों जो है उसमें जीवन बीमा और व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों को लेकर के पुनर्बीमा जो होंगे शामिल होंगे वो यहाँ पर उसमें 18% जीरो किया गया है, लेकिन समूह बीमा पॉलिसी में नहीं किया गया। ये बात याद रखना है, ठीक है। तो ये बात गलत होगी। सेकेंड बात है व्यावसायिक योग, अगर जैसे कि आप अभी जैसे LIC जमा करते होंगे ना, तो अभी जाकर आप जमा करोगे जैसे, तो आपका जो GST से करीब यहाँ पर 80-90 रुपये या 100 रुपये जो भी होगा वो आपका कम हो जाएगा, राइट। व्यावसायिक योग सेवाएं जो हैं ये गलत, ये बात इसका व्यावसायिक योग सेवाएं ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जिम सैलून जो होते हैं इसमें व्यावसायिक योग सेवाएं 18% घटाकर 5% कर दिया गया, जीरो नहीं किया गया। पहले से पैक किया गया पनीर, है ना। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यहाँ से जो है ये तीसरी बात आपके यहाँ से पहले से पैक किया पनीर, तीसरी बात इसमें तीसरी बात इसमें इतना था, तो तीसरी बात सही होगी यहाँ से, राइट, क्योंकि यहाँ पर जो पहले से पैक किया गया पनीर है इसमें यहाँ पर 0% है ना, तो यहाँ से ये बात इसकी करेक्ट होगी, हाँ सही बात होगी तीसरी, क्योंकि यहाँ पर अल्ट्रा हाई जो टेम्परेचर है UHT दूध पहले से पैक और लेबल वाला पर जो छेना या पनीर होता है उस सभी भारतीय ट्रेड जो ब्रेड उत्पाद है उसमें GST दर शून्य हो जाएगी, है ना, सही बात है। हस्तशिल्प मूर्तियाँ, चौथी बात यहाँ से क्या होगा, चौथी बात यहाँ से ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हस्तशिल्प मूर्तियाँ प्रतिमाओं में GST दर 12% से कम करके 5% कर दी गई, और ये अक्टूबर तक की बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद से अगर ये दर अभी फिलहाल बीच में कुछ और भी कम की गई थी तो वो इसमें ऐड नहीं है, याद रखना है। आंसर क्या हो जाएगा 44 का करेक्ट आंसर इसका, ये एक स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है, पूंजी बाजार के संबंध में विचार करना है। पूंजी बाजार ग्रे मार्केट प्रीमियम पद से आप क्या समझते हैं। देखो ग्रे मार्केट जो प्रीमियम है ये वैतरिक मूल्य जो यहाँ पर निवेशक किसी कंपनी के शेयरों को लेकर के प्रारंभिक और सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज की आधिकारिक रूप से सूचीबद्ध होने के लेकर भुगतान करने के लिए तैयार होता है। यह अनौपचारिक अधिनियमित ग्रे मार्केट को लेकर शेयर के प्रति बाजार की धारणा को मांग को दर्शाता है। तो क्या होगा आंसर, आंसर यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित मुद्रा एमओ में कमी को बताता है, मतलब इनमें से कौन सा आरक्षित मुद्रा एमओ में कमी करता है। आंसर हो जाएगा 46 का करेक्ट आंसर RBI की निवल गैर मौद्रिक देनदारियां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, सामाजिक अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में हाल ही घटनाक्रम के बारे में विचार करना है। विश्व बैंक की यहाँ पर नई अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा 3 लिखा है ना, हाँ $3 प्रति व्यक्ति प्रतिनिर्धारित की गई है। पहली बात क्योंकि पहली बात 47 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात है भारत के नवीनतम घरेलू उपभोग में वह सर्वेक्षण के तहत संशोधित मिश्रित यहाँ पर जो स्मरण अवधि है वो पद्धति के स्थान पर समान दर के संबंध में अवधि URP को अपनाया है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात ऐसे गलत, क्योंकि यहाँ पर भारत ने नवीनतम उद्योग को लेकर के जो व्यय सर्वेक्षण है उसके तहत पुरानी समान संदर्भ अवधि के लिए यहाँ पर इसमें मिश्रित अवधि को अपनाया गया है ना, तो ये बात गलत होगी। नवीनतम घरेलू उपयोग नहीं अपनाया, वही पुराना वाला था वही है। विश्व बैंक के गिनी गुणांक अनुमानों के अनुसार भारत में G7 G20 के प्रत्येक देश के मुकाबले अधिक समानता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, अधिक समानता है, जिससे यहाँ पर इसमें कई उन्नत अर्थव्यवस्थाएं भी शामिल होंगी। तो 1 और 3 इसका करेक्ट है। आंसर क्या होगा 47 का भी करेक्ट हो जाएगा। 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा द्विमासिक आधार पर घोषित किए गए मौद्रिक नीति का परिचालन ऑपरेटिव लक्ष्य होगा। आंसर हो जाएगा 48 का करेक्ट आंसर भारित औसत मांग दर, ये आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारित औसत मांग दर जो वह औसत ब्याज दर होती है जिस पर बैंक कॉल मनी मार्केट में एक दूसरे को अल्पकालिक या एक दिन के लिए ऋण देते हैं और यहाँ पर लेते हैं, ये लेन देन की मात्रा आधार पर भारित होगी। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना वित्तीय संस्थान और प्राथमिक विनिमय की। इसमें पहला बोला है 49 में कोर निवेशक कंपनी है ना, कोर निवेशक कंपनी ये क्या हो जाएगी, ये कोर निवेशक कंपनी जो होती है एक प्रकार की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC होती हैं। इनकी परिसंपत्तियां
मुख्य रूप से समूह कंपनियों की हिस्सेदारी रखने के लिए शेयर को लेकर निवेश में करने को लेकर होती हैं, सेबी को लेकर के यहाँ पर इसमें नहीं। ठीक है। दूसरा, उद्यम पूंजी निधि जो होती है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि उद्यम पूंजी निधि जो है विशेष रूप से निवेश का माध्यम होता है। ठीक है, निवेश का माध्यम होता है और जिसमें उच्च निवल संपत्ति वाले यहाँ पर व्यक्तियों को संस्थागत निवेश का एक धन एकत्र करने को लेकर किया जाता है। इसमें उद्यम पूंजी सेबी द्वारा विनियमित की जाती है, आरबीआई द्वारा नहीं। ठीक है, आगे ऊपर किसमें था, आरबीआई होगा, सेबी नहीं होगा इसमें। और आगे बोला है प्राथमिक डीलर निधि, ये जो होगा ये कारपोरेट मंत्रालय और इसको तहत होगा। तीसरी बात भी यहाँ से इसकी गलत, क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक जो डीलर होगा ये आपका मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होंगे, न कि IRDA। तीनों बातें गलत है। 49 का आंसर पूछा सही कितने हैं, डी, कोई सही नहीं है। क्वेश्चन 50 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पुनर्दत्त भुगतान लिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा जारी किए जा सकते हैं। पहली बात, 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। दूसरा, पूर्वदत्त भुगतान लिखित का उपयोग सीमा पार बाह्य लेन देन के लिए नहीं किया जा सकता है। सेकेंड बात, क्योंकि सेकेंड बात 50 के यहाँ से ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्राधिकृत डीलर श्रेणी जो होती है इसमें फर्स्ट बैंकर द्वारा जारी पूर्णतः केवाईसी का उपयोग फेमा के अंतर्गत अनुमत चालू खाता लेन देन जैसे वस्तु की सेवाओं की खरीद को लेकर के किया जा सकता है। ये सुविधा केवल PPI धारक से स्पष्ट अनुरोध पर ही उपलब्ध होगी। सेकेंड बात गलत हो जाएगी। ओनली वन करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 50 का एक बात यहाँ से इसकी सही हो जाएगी। तो इस टाइप से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिए। ओपन टेस्ट यहाँ पर पहला विजन है इसका। ठीक है, ओपन टेस्ट पहला विजन है इसका, पर पहला 50 क्वेश्चन कवर हो गए। 51 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन तक हम लोग यहाँ पर कल देखेंगे, राइट। और यहाँ पर आज हम लोग देखने वाले UPPCS का भी एग्जाम मई में होना है, शायद मई या जून में, तो उसका नोटिफिकेशन अभी आने वाला है। तो उसका मैं अपना UKT चैनल है उसका टेस्ट नंबर 1 लेके आ रहा हूँ आज। ठीक है, वो आप देख सकते हो, या फिर जो UPPCS का प्रिपरेशन कर रहा होगा उसको आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, और तीसरी बात है कि यहाँ पर अभी जो हम लोग पार्ट नंबर 3, 4, अभी हम लोग पार्ट 4 और 5 जो है ना उसका साइंस टेक्नोलॉजी का पार्ट 4, 5 का MCQs आज देखेंगे। PT 365 का ओनली MCQs। कल 3-4 पार्ट का देखा था, 4-5 का देखेंगे। और कल हम लोग देखेंगे जो अभी मैगजीन आ चुकी है साइंस टेक्नोलॉजी के बाद मैगजीन आई है आर्ट कल्चर की, वो इंग्लिश में आ चुकी है। तो हम लोग कल उसका MCQs हिंदी में देखेंगे, टॉपिक 1 और टॉपिक 2 का। ठीक है, तो इस तीन चीज़ आपको याद रखना है। बाकी एंड करते हैं से इसको, कोई डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।